बेसिकली जो कहने का मतलब है वो ये है कि पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है इंटर किया दो बड़े वेन्स के थ्रू। एक बड़ा वेन था सुपीरियर वेना केवा और दूसरा बड़ा वेन था इंफीरियर वेना केवा। दोनों के थ्रू पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आया, तो राइट एट्रियम में या राइट ऑरिकल जिसको बोलते हैं। एट्रियम रिसीव्स द ब्लड, जो कि हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे। इसके बाद जब राइट एट्रियम ब्लड को पुश करेगा तो राइट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा, जो इम्प्योर ब्लड था और राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो अभी भी इम्प्योर ब्लड ही है, क्योंकि राइट एट्रियम जो ब्लड रिसीव किया था पूरे बॉडी से वेना केवा के थ्रू वो इम्प्योर ब्लड था, ब्लू वाला इम्प्योर पार्ट है। तो यहाँ पर एक वल्ब लगा हुआ रहता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। दिस वल्ब वल्ब का काम क्या होता है कि यह जो है आने तो देता है ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में, बट ब्लड को रिटर्न बैक नहीं करने देगा, वापस नहीं जाने देगा। और इस वल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वल्व। दैट वल्व इज नोन एज ट्राइकस्पिड वल्व। जब राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा, पुश करेगा, तब ब्लड जो है यहाँ से निकलेगा, प्यूरिफिकेशन के लिए निकलेगा। यहाँ पर फिर से एक वल्व लगा हुआ है जिसको हम लोग सेमी लूनर वल्व्स कहते हैं, और इस वल्व के थ्रू जाएगा पास होकर के आगे। ही जो आर्टरी जो हार्ट से बाहर निकलता है ब्लड वेसल्स, उसको आर्टरीज बोलते थे। ये जो आर्टरीज हैं ये ब्लड को कहाँ तक लेके जाएंगे, तो लंग्स तक लेके जाएंगे। लंग्स तक क्यों जाएगा ब्लड, ताकि वो प्यूरिफाई हो सके। और जैसे ही लंग्स जुड़ गया तब इसका नाम बन जाएगा आर्टरीज का पल्मोनरी आर्टरीज। दिस वर एक्सेप्शनल आर्टरीज, एक्सेप्शन आर्टरीज में आते थे। वैसे आर्टरीज तो प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज चूंकि लंग्स के पास ले जाता है ब्लड को, इसलिए इट कैरीज इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को ले गया है लंग्स के पास प्यूरिफाई होने के लिए, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए। अब लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा और लंग्स उसी ब्लड को दोबारा फिर वापस भेज देगा। अब लंग्स जब दोबारा वापस भेज दिया ब्लड को, तो फिर से इस बार लेफ्ट पार्ट में ब्लड इंटर करेगा, दैट इज लेफ्ट एट्रियम में ब्लड इंटर करेगा। द लेफ्ट एट्रियम और द लेफ्ट ऑरिकल विल रिसीव द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। लंग्स से आ रहा है इसलिए नाम में जुड़ गया पल्मोनरी, और चूंकि हार्ट में मर्ज कर रहा है ब्लड वेसल्स, तो द ब्लड वेसल्स विच मर्ज इनटू हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। तो ये वेन्स हो जाएगा, तो इसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। तो राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आया, लंग्स से आया। और जब लेफ्ट एट्रियम ब्लड को यहाँ से पुश करेगा, तब ब्लड प्योर ब्लड जो है वो चला आएगा यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर से यहाँ पर एक वल्व लगा हुआ होगा, जिस वल्व का नाम होगा बाइकस्पिड या मिट्रल वल्व। दैट वल्व इज नोन एज बाइकस्पिड वल्व और मिट्रल वल्व। इस वल्व के थ्रू जो प्योर ब्लड था वो लेफ्ट एट्रियम से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से ब्लड को पंप करेगा, तो फिर से यहाँ पर दिख रहा होगा वल्व लगा हुआ है सेमीलूनर वल्व्स। सेमीलूनर वल्व्स को पार करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप किया, तो बॉडी का सबसे बड़ा हमारा आर्टरी है जिसका नाम है ऑर्टा। ऑर्टा के थ्रू बॉडी में ब्लड चला जाएगा, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड चला जाएगा। सो दिस वाज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। ये हार्ट का कंप्लीट मैकेनिज्म था। इसके बाद हमको इसमें समझना था कि हार्ट के बीच में जो लगे हुए होते हैं वॉल्स, हार्ट के बीच में जो वॉल्स हैं उनका नाम होता है सेप्टम। तो अलग अलग सेप्टम का नाम जानना है। जैसे कि अगर कभी दो ठो दो ठो आर्टरी के बीच का सेप्टम रहा होगा, हम एक शॉर्ट में ऐसे समझाने के लिए एक रफ स्केचिंग किए थे। तो अगर मान लीजिए कि एक एट्रियम है और दूसरा भी एट्रियम है, इन दोनों एट्रियम के बीच का जो वॉल है, ये वॉल का नाम दिया गया है दिस वॉल। वंस अगेन हम लोग एक ऐसा रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा हम लोग को। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर ऐसे एक सिंपल सा डायग्राम बना लिया है, यहाँ से दिस इज द राइट पार्ट and this is the left part. This is right atrium, left atrium,
right ventricle, left ventricle. This valve is tricuspid and this valve is bicuspid. दोनों एट्रियम के बीच में जो वॉल्स होगा इसको सेप्टम कहा गया है। और कभी दो सिमिलर चीज के बीच में सेप्टम कोई भी चीज होता है तो उसके नाम में इंटरवर्ड जुड़ जाता है। जैसे कि आप एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कंपटीशन होते हुए देखे होंगे तो उसका नाम होता है इंटर स्कूल कंपटीशन। इन द सेम वे एक एट्रियम से दूसरे एट्रियम, एक ऑरिकिल से दूसरे ऑरिकिल के बीच में जो वॉल बना हुआ है, दिस वॉल इज नोन एज इंटर एट्रियो। एट्रियम से वर्ड बना एट्रियो और सेप्टम, या एट्रियो के जगह कहीं कहीं पर ऑरिकुलर भी हो सकता है। तो इसका एक और नाम क्या हो सकता है? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम है किसके किसके बीच में? तो दोनों एट्रियम के बीच में, दोनों ऑरिकिल के बीच में। इसके बाद इन द सेम वे यहाँ पर दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम बना हुआ है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इस सेप्टम का नाम दिया गया उसी प्रकार से इंटर, और दोनों वेंट्रिकल के बीच में है तो नाम में जुड़ जाएगा वेंट्रिक्यूलर और सेप्टम, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। उसी प्रकार से एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ऊपर वाला जो दोनों चैम्बर था एट्रियम और नीचे वाले दोनों चैम्बर था वेंट्रिकल, उनके बीच में भी सेप्टम है। इस बीच वाले सेप्टम के बीच में ही यहाँ पर लगा हुआ होता है वल्व। तो इस सेप्टम का जो नाम होता है दोनों के नाम से ले लिया गया। इस सेप्टम का नाम, इसका नाम रखा गया एट्रियम से मिलता जुलता वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड बनाया गया एट्रियो। वेंट्रिकल से वर्ड बनाया गया वेंट्रिक्यूलर, और सेप्टम इसका पूरा नाम हो गया एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इसके अलावा हमको जानना है कि चूंकि एट्रियम का सिर्फ काम है ब्लड को रिसीव करना, जबकि वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना, तो अगर वॉल्स देखा जाए कि दोनों में ज्यादा थिकर किसका होगा, तो इसको ब्लड का प्रेशर ज्यादा नहीं टॉलरेट करना है एट्रियम को, जबकि वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि इसको ब्लड को पंप करना है। दैट्स द रीजन कि जो एट्रियम के वॉल्स हैं उससे ज्यादा थिकर वॉल होता है वेंट्रिकल का, इसका वॉल थिकर होगा। किसके कॉम्परेटिवली? तो एट्रियम के कॉम्परेटिवली, दोनों एट्रियम एट्रिया के कॉम्परेटिवली। और अगर दोनों वेंट्रिकल में कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग जानते थे कि जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो ये सिर्फ लंग्स तक ही जाता है, लंग्स जो है हार्ट के जस्ट बगल में है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचना है, और जब ये पूरे बॉडी में जा रहा है ब्लड को लेकर के, ऑफ कोर्स प्रेशर ज्यादा रहा होगा। तो प्रेशर ज्यादा रहा होगा, उस प्रेशर को टोलरेट करने के लिए आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है जो राइट वाला है इसका वॉल वेंट्रिकल का, इसके कॉम्परेटिवली देखिएगा तो जो लेफ्ट वाला जो वॉल है, ए वाला जो वॉल है, ये ज्यादा थिकर है। तो ऐसा होने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीजन में हम लोग बस यही बता सकते हैं कि जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है तो ब्लड सिर्फ और सिर्फ जा रहा है कहां पर? तो लंग्स के पास। जबकि लेफ्ट पार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है तो उसको पूरे बॉडी में जाना है ब्लड को, और प्रेशर ज्यादा रहा होगा। सो टोलरेट दैट प्रेशर, टू टोलरेट दैट प्रेशर द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में कंपैरिजन किया जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्स जो होगा वो ज्यादा थिकर होगा राइट वेंट्रिकल के कंपैरेटिवली। और अगर कंपैरिजन किया जाए ऑरिकल यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल का थिकर होगा क्योंकि एट्रियम का सिर्फ काम है ब्लड को रिसीव करना, जबकि वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना। इसके बाद हम लोग को जानना है कि बॉडी से यहां से ब्लड आया वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में, फिर गया राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, फिर जो है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स से वापस आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू चला आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑटा के थ्रू पूरे बॉडी में गया। बॉडी से बॉडी तक वापस जाने के लिए ब्लड को
यानी कि बॉडी का एक कंप्लीट रोटेशन लगाने में हार्ट का कितना सर्कुलेशन हो गया, हार्ट का कितना चक्कर लगाना पड़ गया इसको, तो एक बार आया हार्ट में इम्प्योर के फॉर्म में, निकल गया हार्ट से बाहर, फिर से आया प्योर के फॉर्म में और फिर से बॉडी में गया। यानी कि बॉडी से आया था, बॉडी तक वापस पहुंचने के लिए हार्ट का 2 चक्कर लगाना पड़ा इसको। इसलिए जो हम लोगों में सर्कुलेशन हो रहा है इसको एक खास नाम दिया गया है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नेम्ड एज डबल सर्कुलेशन। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि डबल सर्कुलेशन क्या है और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो डबल सर्कुलेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे कि टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक कंप्लीट सर्कुलेशन करने में द ब्लड हैज टू इंटर ट्वाइस इनटू द हार्ट। ब्लड जो है 2 बार इंटर करता है हार्ट में। ब्लड कंप्लीट्स 2 सर्कुलेशंस ऑफ द हार्ट। हार्ट का 2 सर्कुलेशन कंप्लीट करता है, फर्स्ट टाइम इन इम्प्योर फॉर्म एंड इन सेकेंड टाइम इन प्योर फॉर्म। सो दैट इज डबल सर्कुलेशन। वही जो है कहला रहा है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि सर्कुलेशन जो हार्ट में हुआ है वो 2 बार हुआ है। बॉडी का एक सर्कुलेशन में हार्ट का 2 सर्कुलेशन हो गया। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब सवाल है कि डबल सर्कुलेशन क्यों हो रहा है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन का बेनिफिट जानना है हम लोग को। इसमें जानना है कि डबल सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ जो पूरी तरीके से जो होता है वो होता है वैसे ऑर्गेनिज्म में जिनका 4 चैम्बर्ड हार्ट हो। 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होते हैं वो सिर्फ 2 ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। एक तो हो गए बर्ड्स यानी कि एव्ज, और दूसरे हो गए मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स, अगर एक एक्सेप्शन क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाए तो बर्ड्स और मैमल्स में ही सिर्फ 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही के दोनों ये जो आते हैं कौन से कैटेगरी में आते हैं? सो दीज कम अंडर वार्म ब्लडेड कैटेगरी। सो दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे 2 टाइप के एनिमल्स के बारे में। एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दूसरा होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि जिसका खून ठंडा हो, और वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाला, नहीं। वार्म ब्लडेड कहने का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा एनिमल्स जिसका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता हो, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी सीजन हो, अगर कभी बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहे तब हम लोग कहेंगे कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल है। और अगर उसका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता हो, उसका बॉडी टेम्परेचर बॉडी न डिसाइड करके इन्वायरमेंट डिसाइड करता हो, तब उसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हम लोग आते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल में। हम लोग मैमल्स हैं, और वार्म ब्लडेड एनिमल इसलिए हम लोग हैं क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन में बोला जाए तो 310 केल्विन। आवर बॉडी टेम्परेचर इज फिक्स्ड ऑलवेज। अभी जो कोरोना टाइम में अभी आप जा रहे होंगे तो थर्मल जो अभी जो आपका चेक करता है, एक थर्मोमीटर जैसा लगा हुआ रहता है गन के शेप में, उससे आपका टेम्परेचर ही तो चेक करता है, तो बतलाता है कि आपको बुखार है कि नहीं सिर्फ। तो इनिशियली वो जो देखता है वो देखता है कि आपका टेम्परेचर 98.6 से ज्यादा है कि कम। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर हो, इट मीन्स कि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, सो आपको बुखार है। इससे कम है तो फिर तो भी प्रॉब्लम है। एग्जैक्ट इतना होना चाहिए, 98.6 है, इसके आसपास हल्का फुल्का। सो इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी। हम लोग को बहुत सारा एनर्जी खत्म करना पड़ता है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि अबाउट 90% ऑफ आवर टोटल एनर्जी इज ओनली वेस्टेड इन जस्ट मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में उतना एनर्जी चला जाता है। मतलब ये हुआ कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स का
जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के कॉम्परेटिवली ज्यादा है। वी रिक्वायर मोर एनर्जी, वार्म ब्लडेड एनिमल्स रिक्वायर मोर एनर्जी देन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल से हमारा रिक्वायरमेंट एनर्जी का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमको अपने बॉडी टेम्परेचर को हर एक मौसम में कोई भी टाइम चल रहा हो, चाहे वो ठंडी का दिन हो या गर्मी का दिन हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर को हमको मेंटेन करना पड़ता है, फिक्स रखना पड़ता है। एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड टू फुलफिल दैट इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम लोग का जो एनर्जी डिमांड चूंकि ज्यादा है, इसलिए हम लोग को ऑक्सीजन भी सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए। और ऑक्सीजन को कैरी करने वाला कौन? तो ऑक्सीजन तो कैरी होता है ब्लड के हीमोग्लोबिन से, यानी कि ब्लड ज्यादा पहुंचना चाहिए, और वो भी प्योर ब्लड, कभी भी वो इम्प्योर ब्लड से मिक्स नहीं होना चाहिए। वही तो फोर चैम्बर्ड हार्ट का फायदा मिल रहा है कि डबल सर्कुलेशन हो रहा है फोर चैम्बर्ड हार्ट में। और फोर चैम्बर्ड हार्ट का फायदा क्या है कि कभी भी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, इट इज नेवर गोइंग टू बी मिक्स्ड। दिस इज इम्प्योर ब्लड, द ब्लू पार्ट, दिस इज प्योर ब्लड, द रेड पार्ट, एंड दे नेवर मिक्स इन आवर हार्ट, they don't mix. So we can say that our body only gets pure blood, that is sufficient amount of oxygen is provided to our body, and that amount of oxygen is needed to produce, to release a lot of energy which is required to maintain our body temperature, because we are warm blooded animals. तो अगर हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं तो हम लोग का भी इतना एनर्जी डिमांड नहीं होता। तो इसलिए डबल सर्कुलेशन का होना हमारे बॉडी में जरूरी है। इसके बाद हम लोग को जानना है एक छोटा सा और एक ऑर्गन के बारे में, जिसका नाम है कि ये हमारे रहता है मौजूद राइट एट्रियम के अपर पार्ट में। राइट एट्रियम का जो सेप्टम है यहीं पर मौजूद होता है, और एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है एसएन। एसएन, एसएन का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियो या ऑरिक्यूलर नोड, साइनो एट्रियो नोड या साइनो ऑरिक्यूलर नोड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएन। एसएन को और एक नाम दिया गया है जो आगे हम लोग जानते हैं। एसएन है क्या, जरा समझिएगा। सो एसएन इज द ऑर्गन ऑफ आवर हार्ट ड्यू टू विच our heart produces a small amount of current, a very fine amount of current। इससे एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि एक सेल या बैटरी प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण करंट फ्लो करता है। So our heart is such a organ in our body which produces some electric potential, which produces some current, and due to that current our heart is continuously working day and night। ये हमेशा वर्किंग है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, तो कभी भी रुक नहीं रहा है। बिफोर द बर्थ ऑफ आवर से लेकर के आफ्टर द डेथ ऑफ अस तक ये कंटिन्यूअसली काम करते रहता है। हमारे जन्म से पहले से ही काम करना शुरू कर चुका है हार्ट। व्हेन वी वर इन द वूम्ब ऑफ आवर मदर, जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में थे तब से हमारा हार्ट काम कर रहा है। एंड जब हम लोग डाई कर जाते हैं उसके बाद भी कुछ देर तक हार्ट काम करते रहता है। तो उस हार्ट को वर्किंग बनाए रखने के लिए उसके पेस यानी कि गति, उसके मोशन को, पेस वर्ड शायद आप सुने होंगे, जैसे अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो जानते होंगे, क्रिकेट देखते भी होंगे तो जानते होंगे, जो फास्ट बॉलर होता है उसको पेसर बोला जाता है। तो यहाँ पर पेस का मतलब है कि गति बनाए रखना, मोशन बनाए रखना, और हार्ट का मोशन को बनाए रखता है यह, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। एसएन साइनो ऑरिक्यूलर नोड या साइनो एट्रियो नोड इज नोन एज पेस मेकर, क्योंकि इसी की वजह से हमारे हार्ट का पेस बना हुआ है, मोशन बना हुआ है, हमेशा जो है यह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते जा रहा है कंटिन्यूअसली। इट क्रिएट्स अ वेरी फाइन अमाउंट ऑफ करंट। और भी एक ऐसा ऑर्गन होता है एसएन के जैसा है कि हाँ नीचे पर एवियन भी होता है, उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जानना है। बस इतना जानिए कि हमारे हार्ट में एक ऑर्गन होता है
राइट एट्रियम के वॉल्स के पास, जिसका नाम है एसएन, एसएन का फुल फॉर्म है साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो एट्रियो नोड, जिसको और किस नाम से जानते हैं तो पेसमेकर। यह एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे हार्ट के पेस को बनाए रखता है बाय प्रोड्यूसिंग सम फाइन अमाउंट ऑफ करंट। कुछ करंट प्रोड्यूस करके ये हमारे हार्ट के कार्डियक साइकिल को मेंटेन करता है। कार्डियक साइकिल क्या है आगे पढ़ेंगे अभी। तो इस तरीके से, और कभी कभी क्या होता है कि पेसमेकर खराब भी हो जाता है। इन सम ऑफ द पर्सन्स, सम ऑफ द पेशेंट्स, दिस पेसमेकर गेट्स आउट ऑफ ऑर्डर, ये खराब हो जाता है। और जब पेसमेकर खराब हो जाए ना, देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तब हमको क्या, पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को अलग से पेसमेकर लगवाना पड़ता है, द आर्टिफिशियल वन। उसमें बैटरी वगैरह भी होता है, उसका बैटरी चेंज करवाना पड़ता है 1.5-2 साल, जितने टाइम का बैटरी लगा हुआ हो उसमें। तो उसमें हार्ट में आपको, जैसे आयरन मैन का पोशाक था ना, वैसा ही आपको जो है उसमें आपको दिखेगा। वैसे ही हार्ट के पास आपका जो है एक छोटा सा होल रहेगा और उसी में पेसमेकर फिट कर देगा वो, और उसी से बैटरी कनेक्टेड रहेगा, और सही समय पर फिर आपको उसको रिफिल करवाना पड़ता है। दैट इज पेसमेकर, दैट इज आर्टिफिशियली पॉसिबल। आर्टिफिशियली पॉसिबल है, बना चुका है साइंटिस्ट इसको। नेक्स्ट हम लोग को जानना है फेजेज ऑफ द हार्ट के बारे में। कार्डियक साइकिल अब शुरू करते हैं यहाँ से। तो हार्ट के फेजेज पढ़ने हम लोगों को। हार्ट के फेजेज में समझिएगा जरा ध्यान से, हमारे हार्ट में 2 फेजेज होते हैं। देयर आर 2 फेजेज इन हार्ट, फेजेज ऑफ हार्ट। 2 तरीके का फेज होता है हमारे हार्ट में। 2 तरीके का फेज में जो सबसे पहला फेज है उसको कहा गया है साइस्टोल या साइस्टोलिक फेज। द फर्स्ट फेज इज नोन एज साइस्टोल और साइस्टोलिक फेज, साइस्टोलिक फेज। एंड द सेकेंड वन इज नोन एज डायस्टोल और डायस्टोलिक फेज। बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, आगे इसको थ्योरेटिकली समझा लेते हैं, फिर फिगर से समझाएंगे। क्या है दोनों, साइस्टोलिक फेज और डायस्टोलिक फेज। साइस्टोलिक फेज बोला गया है जी कि यह जो है कॉन्ट्रैक्शन फेज है। दिस फेज इज नेम्ड एज कॉन्ट्रैक्शन फेज। एंड डायस्टोलिक फेज इज नोन एज relaxation phase. The systolic phase is called contraction phase and diastolic phase is called relaxation phase. तो जरा सुनिएगा ध्यान से कि जो हार्ट का मेन फंक्शन है वो है ब्लड को पंप करना। और वो जो ब्लड को पंप कर रहा है वो कौन कर रहा है, एट्रियम कर रहा है कि वेंट्रिकल, तो ऑफ कोर्स वेंट्रिकल। यानी कि कभी अगर हम बोलें कि हार्ट का जो मेन काम है वो एट्रियम कर रहा है कि वेंट्रिकल कर रहा है, देन ऑफ कोर्स वेंट्रिकल कर रहा है। और एक बात जानना है आपको कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है हार्ट में, तो दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जिस समय दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस समय दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा। फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों ब्लड को पंप करने के लिए, और जिस समय दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उस वक्त दोनों जो ऑरिकल हैं, दोनों एट्रिया हैं, और रिलैक्स कर रहे होंगे। यानी कि दोनों जो है एट्रियम एक साथ काम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन का, तो उस समय वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में रहते हैं। और दोनों जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन मोड में रहते हैं तो दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहते हैं। अब इसी चीज से समझिएगा कि अब अगर हम बोले कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तब सवाल उठता है कि जब हार्ट का ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा तब तो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में रहेगा, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा तब ऑरिकल रिलैक्सेशन में रहेगा। तो पता कैसे चलेगा कि किसका रिलैक्सेशन और किसका कॉन्ट्रैक्शन। तब जब भी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हम बोले तो आप समझिए कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे लिया गया है, तो ये लिया गया है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे।
क्योंकि हमारे हार्ट का जो इम्पोर्टेंट वाला जो चैम्बर है वो दोनों वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल ही ब्लड को पंप कर रहा है, जो हार्ट का मेन काम है उसको परफॉर्म कर रहा है दोनों वेंट्रिकल। यानी कि जब हम साइस्टोलिक फेज बोले तब आप समझिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, जब हम डायस्टोलिक फेज बोले तब आप समझिएगा रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा वेंट्रिकल साइस्टोलिक फेज में, उस दौरान जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा साइस्टोलिक फेज में, तब दोनों जो एट्रिया होगा यानी कि ऑरिकिल होगा वो क्या कर रहा होगा, तो रिलैक्स कर रहा होगा इस दौरान। और जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन फेज में होगा, डायस्टोलिक फेज में होगा, इस दौरान दोनों जो एट्रिया है वो क्या कर रहा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। अब इसी से समझिएगा आगे डायग्राम से, डायग्राम को देख के समझिएगा आप कि जैसे ही दोनों एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों आगे हम लोग चल रहे हैं किसके बारे में, तो कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहे हैं यानी कि सिस्टोलिक फेज, यानी कि वेंट्रिकल्स वाला आगे चलते हैं जी। तो देखिए जरा, जैसे ही दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि ब्लड को करेगा पंप, तो जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरे बॉडी में ऑर्टा के थ्रू। तो दोनों वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड को पंप किया, उस दौरान, और रफ वाले फिगर से ज्यादा आपको बेहतर समझ आएगा कि उस दौरान क्या होगा कि जैसे ही दोनों राइट वेंट्रिकल यहां से ब्लड को पंप करेगा, उस दौरान ये जो सेमीलूनर वल्व्स लगे हुए होते हैं यहाँ पर, एक होता है पल्मोनरी सेमीलूनर वल्व्स और दूसरा होता है ऑर्टा के तरफ ऑर्टिक सेमीलूनर वल्व्स। ये दोनों ओपन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के थ्रू तो ब्लड निकलेगा। यही तो वल्व जो है ओपन होगा तभी तो ब्लड निकलेगा ना दोनों वेंट्रिकल से, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोलिक फेज में। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंच रहा है लंग्स तक और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंच रहा है। उस दौरान ये जो है पल्मोनरी आर्टरीज पे लगे हुए हैं यहाँ पर जो है सेमीलूनर वल्व्स, और ऑर्टा के पास जो लगे हुए हैं सेमीलूनर वल्व्स, ये रहेंगे ओपन। जबकि जो दोनों कस्पिड वल्व्स रहेंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वल्व्स, वो रहेंगे क्लोज। क्यों? ताकि जब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा रहे दोनों वेंट्रिकल में, तो ब्लड वेंट्रिकल में प्रेशर की वजह से वेंट्रिकल से लौट के एट्रिया के तरफ नहीं जाने लगे। इसलिए दोनों वल्व जो यहाँ पर लगे हुए रहते हैं, कस्पिड वल्व्स, दोनों को एक साथ बोल रहे हैं हम, ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, दोनों कस्पिड वल्व। और जैसे ही दोनों कस्पिड वल्व क्लोज होंगे तो उनकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगा हमारे हार्ट में, एंड दैट साउंड इज नोन एज लब साउंड। उस साउंड को नाम दिया गया है लब, LUB साउंड। और इस दौरान हमारे ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो पंप कर रहा है ब्लड को। और जिस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा दोनों वेंट्रिकल, एट द सेम टाइम हमारे दोनों ऑरिकल रिलैक्सेशन फेज में होंगे, रिलैक्सेशन कर रहे होंगे। और ऑरिकल जब रिलैक्स कर रहा होगा, इस दौरान दोनों ऑरिकल ब्लड को रिसीव कर लेगा, दोनों एट्रिया में ब्लड आ जाएगा। जिस समय यहां से ब्लड निकल रहा होगा वेंट्रिकल से, उस समय एट्रिया में ब्लड भर रहा होगा। एट्रिया में पूरे बॉडी से वेना केवा के थ्रू इम्प्योर ब्लड, और राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू प्योर ब्लड, ये दोनों फिलअप हो जाएगा। क्योंकि जिस समय वेंट्रिकल कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट, ऑरिकल हो रहा होगा रिलैक्स। तो ई था सिस्टोलिक फेज। जब साउंड कौन सा प्रोड्यूस हुआ, तो साउंड को बोला गया लब साउंड। और लब साउंड क्यों प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू द क्लोजर, क्लोजर की वजह से, बंद होने की वजह से दोनों कस्पिड वल्व्स के, ट्राइकस्पिड वल्व्स, बाइकस्पिड वल्व्स, दोनों वल्व जब क्लोज होंगे
तब उसी की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको लब साउंड बोला गया है। अब ये था हमारा साइस्टोलिक फेज, द फर्स्ट फेज साइस्टोल। दूसरा फेज है डायस्टोलिक फेज। डायस्टोलिक फेज में हमारा जो वेंट्रिकल है वो कर रहा होगा रिलैक्स, यानी कि रिलैक्सेशन फेज में होगा। तो जब वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहा होगा तो इस दौरान वेंट्रिकल में ब्लड आएगा कहाँ से, तो दोनों ऑरिकल से, एट्रिया से, यानी कि राइट एट्रिया से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड आ जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड आ जाएगा। तो इसके लिए दोनों जो वल्व हैं कस्पिड वल्व्स, अब तो इसको खुलना पड़ेगा ना, तो खुल जाएगा, क्योंकि जिस दौरान वेंट्रिकल कर रहा होगा रिलैक्स, दोनों ऑरिकल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आसानी से ब्लड चला आएगा। कहां से कहां, तो एट्रियम से वेंट्रिकल में। तो इन दोनों वल्व हो जाएंगे ओपन, ताकि ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में इंटर कर जाए। और उस दौरान चूंकि ब्लड जो है इंटर कर रहा है वेंट्रिकल में, तो ये जो यहाँ पर सेमी लूनर वल्व्स लगे हुए हैं ये हो जाएंगे क्लोज। जब कस्पिड वल्व होगा ओपन, तब सेमी लूनर वल्व्स हो जाएगा क्लोज, जब हमारा वेंट्रिकल रहा होगा रिलैक्सेशन फेज में, डायस्टोलिक फेज में। तो फिर से जैसे ही सेमी लूनर वल्व्स यहाँ पर बंद होंगे, ये दोनों तरफ जो सेमी लूनर वल्व्स लगे हुए हैं ये जैसे ही बंद होंगे, इनके बंद होने से फिर से एक साउंड प्रोड्यूस होगा एंड दैट साउंड इज नोन एज डब साउंड या डप साउंड। इसको नाम दिया गया है डब साउंड या डप साउंड। तो इस तरीके से डायस्टोलिक वाला में डी से डायस्टोलिक, डी से डब। डायस्टोलिक वाले में कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो डब साउंड या डब साउंड। यानी कि हमारे हार्ट में रिदमिकली एक रिदम में साउंड प्रोड्यूस होते रहता है, लब साउंड और डब साउंड। ये रुकता नहीं है जी, हमेशा प्रोड्यूस होते रहेगा। और यही जो एक कंप्लीट हुआ साइस्टोलिक फेज और एक कंप्लीट हुआ डायस्टोलिक फेज, दोनों को एक साथ कहा जाता है वन कार्डियक साइकिल। दैट इज नोन एज वन कार्डियक साइकिल। वन कार्डियक साइकिल में अभी हम कार्डियक साइकिल के बारे में बात कर रहे थे कि एक कार्डियक साइकिल में एक बार डायस्टोल होता है, यानी कि रिलैक्स करेगा वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस दौरान एट्रिया, और एक बार साइस्टोल होता है। दोनों मिल करके एक पूरा करेगा कार्डियक साइकिल। कार्डियक वर्ड लिया गया है कार्डियक मसल्स से, हमारे हार्ट के मसल्स को नाम दिया गया है कार्डियक मसल्स। हम लोग 9th में पढ़े भी थे, इसी से इसका नाम दिया गया कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल में दो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साइस्टोल के दौरान लब साउंड और डायस्टोल के दौरान डब साउंड। एंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में एक नॉर्मल एडल्ट में लगभग 70 से 75 बार, 70 टू 75 टाइम से कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। और ये दोनों जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लब साउंड और डब साउंड, दोनों साउंड को एक साथ बोला गया है हार्ट बीट। इसी को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं, जो शायद आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। जब भी आप कभी बीमार होते हैं, व्हेन यू गो टू विजिट डॉक्टर, द डॉक्टर पुट्स अ स्टेथोस्कोप ऑन योर हार्ट एंड लिसन्स टू योर हार्ट बीट। वो हार्ट बीट को सुन के क्या पता लगाता है कि आपका लब साउंड और डब साउंड सही से प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। इज योर हार्ट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो वो दोनों साउंड को पहचान लेता है, दैट इज एक्सपर्ट। हम लोग सुनेंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन लब साउंड हुआ कौन डब साउंड हुआ, हम लोग को केवल धक 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 सुनाई देता रहेगा। तो एक बार में ये जो हो रहा है कार्डियक साइकिल कंप्लीट, ये होता है लगभग 70 से 75 बार, यानी कि एवरेज निकालें तो एवरेज निकाल के हम लोग को पढ़ना होता है 72 टाइम्स। 70-75 का लगभग एवरेज पॉइंट में 72 एंड 72.5 आता है, एवरेज हम लोग मान लिए 72 टाइम्स। मतलब बोला गया है कि इन 1 मिनट आवर हार्ट
कंप्लीट्स 72 कार्डियक साइकिल्स। 1 मिनट में मतलब कि 60 सेकंड में कितना बार हो रहा है? 72 टाइम्स। तो 72 टाइम्स हार्टबीट कार्डियक साइकिल होने के लिए टाइम लगता है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। 1 मिनट में लगभग अप्रोक्सीमेटली हो रहा है कितनी टाइम्स? तो 72 टाइम्स। तो अगर हम पूछे कि एक बार कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या रहा होगा, एक बार हार्ट हमारा कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करे, दोनों साउंड प्रोड्यूस कर ले लब डब, तो उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? तो हो जाएगा 60/72 सेकेंड। काटिएगा तो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 5/6 सेकेंड, यानी कि अप्रोक्स में 6 8 जा 48, 0.8 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम। लगभग 0.8 सेकेंड में हमारा एक बार कंप्लीट हो रहा है कार्डियक साइकिल, 1 टाइम। और एक बात कि हमारा जो कार्डियक साइकिल एक बार कंप्लीट हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है दोनों तरफ से वेंट्रिकल से, तो एक बार में 1 टाइम जो होता है हमारा कार्डियक साइकिल, उसमें लगभग 70 ml ब्लड जो है पंप करता है हमारा हार्ट। Our heart about pumps 70 ml of blood in 1 time। एक टाइम जब हमारा कार्डियक साइकिल हार्ट कंप्लीट कर रहा है, तो उसमें हमारा हार्ट लगभग 70 ml ब्लड को पंप कर दे रहा है। तो एक बार में 70 ml, तो 1 मिनट में कितना बार होता था? तो 72 टाइम्स। तो यानी कि 72 टाइम्स में कितना लीटर ब्लड पंप हो जाएगा? तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 72 ml, दैट गिव्स यू रफ आइडिया ऑफ 5040 ml। यानी कि अगर इसको लीटर में बदल दें तो लगभग आ जाएगा कितना? तो 5 लीटर्स। यानी कि 1 मिनट में, एक ही मिनट में तो 72 टाइम्स होता है। 72 टाइम्स जो कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो 1 मिनट में हो रहा है। तो 1 मिनट में जो 72 बार 72 टाइम्स जो हमारा कार्डियक साइकिल हो रहा है, उतने टाइम में हमारा हार्ट लगभग 5 लीटर ऑफ ब्लड को पंप कर रहा है। मतलब कि आवर हार्ट इज पंपिंग 5 लीटर्स ऑफ ब्लड ईच मिनट। हर एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है। पूरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड पंप हो जा रहा है हार्ट के द्वारा हर एक मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में होता है 72 टाइम्स हार्ट बीट। 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। हार्ट बीट क्या था? तो हार्ट बीट था कि एक साउंड प्रोड्यूस हुआ साइस्टोलिक फेज के दौरान, लब साउंड, और एक साउंड प्रोड्यूस हुआ डायस्टोलिक फेज के दौरान, दैट इज डब साउंड, एंड द टुगेदर दिस टू साउंड्स आर कॉल्ड हार्ट बीट। यही तो हार्ट का बीट है। हार्ट एक बीट पे कैसे बीट होता है म्यूजिक का, उसी तरीके से अभी बीट कर रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ब्लड प्रेशर के बारे में। तो जो हमारा ब्लड का प्रेशर है, जो जितना प्रेशर से हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, वही कहलाएगा हमारा ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना बड़ा आसान सा हुआ कि द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आवर ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ये जो ब्लड प्रेशर है, जब ये 2 फेज हो रहा है, कौन कौन फेज? एक फेज तो साइस्टोलिक फेज और दूसरा फेज डायस्टोलिक फेज। इन दोनों फेजेज में जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा रहता है? तो सबसे पहले यू हैव टू नो द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उस मशीन का नाम जानिए जो इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को, बीपी को मेजर करता है, एंड दैट मशीन इज नोन एज स्फैग्मोमैनोमीटर। दैट इज नोन एज स्फैग्मोमैनोमीटर। शायद आप देखे होंगे यह मशीन को, बीपी को चेक करने वाला एक लपेटता है हमारे आर्म्स में, बाह में आके लपेट देगा, और उसके बाद एक बलून जैसा होगा, इसे इसे उसको पुश करेगा, उसके बाद वहां पर फूल जाएगा पूरा। तो वो जो मशीन है फिर स्टेथोस्कोप से सुनेगा हमारे हार्ट बीट को। तो वो जो मशीन जो है उसी का नाम है
स्फैग्मोमैनोमीटर, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। और आपको याद रखना है कि एक एडल्ट का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80। 120/80 कहने का मतलब कि जिस तरह से थर्मोमीटर में लगा हुआ रहता है मरकरी कॉलन, मरकरी का कॉलन बना हुआ होता है, उसी प्रकार से बीपी वाला में भी होता है मरकरी कॉलन, ऐसे नंबरिंग बना हुआ रहता है उसमें, शायद आप मशीन देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे। तो उसी में के मिलीमीटर में ऐसे बना हुआ रहता है मरकरी कॉलन, मरकरी को बोलते हैं Hg, हाइड्रागिरम। तो मरकरी कॉलन, यही मरकरी कॉलन जो है 120 हमारा अपर ब्लड प्रेशर का लेवल है, और लोअर जो प्रेशर होता है वो होता है 80। 120 mm है अपर वाला और 80 mm है लोअर वाला। यानी कि जब हमारे बॉडी में होता होगा साइस्टोलिक फेज, हार्ट कर रहा होगा, वेंट्रिकल कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उस समय ऑफ कोर्स बॉडी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि उस समय हार्ट जो है, वेंट्रिकल जो है, ब्लड को किया है पंप, तो पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर ऑफ कोर्स तो बढ़ेगा, तो उस टाइम में ब्लड प्रेशर जाता है बढ़, तो पहुंच जाता है कितना, तो 120 mm ऑफ Hg। ये अपर वाला जो हमारा है फिगर है ब्लड प्रेशर का। दूसरा ये होता है कौन से फेज में, तो साइस्टोलिक फेज में, कॉन्ट्रैक्शन फेज में। जब हमारा हार्ट रिलैक्सेशन फेज में होगा, डायस्टोलिक फेज में होगा, तब क्या होगा, उस वक्त हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ब्लड का प्रेशर जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा था वो नीचे आकर के आ जाएगा कितना, तो 80 mm, यानी कि होता है 80 mm ऑफ Hg। Hg बोले तो मरकरी। तो नॉर्मल जब हम लोग लिखते हैं किसी एडल्ट के ब्लड प्रेशर को, तो लिखने का तरीका, जब किसी आप डॉक्टर के पास जाके आप चेकअप करवाइएगा तो ऐसे लिख देगा 120/80। ये सिर्फ एडल्ट का बात करें, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एडल्ट। किड्स में अगर देखा जाए, छोटे बच्चों में तो इससे कम भी होता है समटाइम्स। समटाइम्स किड्स में देखा गया है कि 110/70 भी हो जाए, तो किड्स के लिए ये भी नॉर्मल होता है। लेकिन एडल्ट के लिए नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है दैट इज 120/80। और अगर इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर है आपके बॉडी में, आपके ब्लड वेसल्स में, इसका मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम अ पार्टिकुलर डिजीज दैट इज नोन एज हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। उस डिजीज का नाम होता है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। यह बीमारी कब हो रहा है, तो जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है 120/80 से ज्यादा रहा होगा। 120/80 से ज्यादा कहने का मतलब, सपोज अगर हो जाए, सपोज 140/90 ऐसा हो गया किसी का, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है अगर कभी 140/90 चला गया, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ हायर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। इट इज अ डिजीज known as hypertension. It can cause internal injury, internal bleeding. ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो कभी कभी हमारा ब्लड वेसल्स रप्चर कर सकता है, और ब्लड वेसल्स रप्चर करेगा तो बॉडी के अंदर रप्चर कर जाएगा, बाहर खून नहीं निकलता हुआ दिखेगा, बॉडी के अंदर अंदर ब्लीडिंग होता रहेगा, जिसको इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं। एंड जब इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो उसकी वजह से हार्ट में ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, और जिसकी वजह से आवर हार्ट कैन फेल, देयर कैन बी फेलियर ऑफ हार्ट। इसका जो सबसे डिवास्टेटिंग इफेक्ट है हाइपरटेंशन का, हाई ब्लड प्रेशर का, दैट इज हार्ट फेलियर। वो हार्ट फेल हो सकता है। बिलीव मी, पर डे बहुत सारे लोग जो हैं हार्ट फेलियर वाले डिजीज से डाई कर रहे हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे लोगों में ओबेसिटी बढ़ता है, मोटापा बढ़ते चला जाता है, हम लोग फिजिकल वर्क कम करने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा बॉडी का प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होता है, फैट्स जो है जाकर के हमारे स्किन में जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो और सिकुड़ते चले जाते हैं, उन पे दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है चर्बी का, तो उसकी वजह से और वो नैरो होने लगेंगे, पतला होना लगेगा।
तो पतला होगा तो ऑफ कोर्स प्रेशर तो बढ़ेगा ना, तो प्रेशर बढ़ सकता है। वैसे भी ओबेसिटी भी एक कारण होता है हायर ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग फैट हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन में सबसे बड़ा जो है जो अभी हम बताएं कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का चांस होता है, सबसे बड़ा इसका डिवास्टेटिंग लास्ट स्टेज अगर हो जाए तो। इसके अलावा कभी कभी किसी किसी का ब्लड प्रेशर जो है कम भी हो सकता है, वो भी हार्मफुल है। जैसे समटाइम्स इट कैन बी 100/70 और 100/60, ऐसे कभी हो गया किसी का। तो इसका मतलब है कि अगर 120/80 से अगर ब्लड प्रेशर कम है, 170 100/70 या 100/60 हो जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ डिजीज, लो ब्लड प्रेशर। एज फॉर एग्जाम्पल आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, सो एज आई नो दिस कि हमारे बॉडी में हमको दोनों है, हमको लो शुगर भी है और लो बीपी भी है। तो हमारा नॉर्मल जो रहता है वो 100/70 नहीं रहता है, दिस इज 110/70। सो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसका भी बहुत सारा वेरियस रीजन है, इसके कारण भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। सो हम लोग पढ़े अभी ब्लड प्रेशर के बारे में। सो ये था कि एक डिवाइस होता है स्फैग्मोमैनोमीटर, उसी से हम लोग ब्लड के प्रेशर को मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर कैसे होता होगा, शॉर्ट में समझिएगा, हम समझाने का कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। कि हमारे हाथ में वैसे वो जो है रेडियल आर्टरी जो हमारे आर्म्स का होता है उसमें वो लपेट देता है टाइटली, फिर वो ऐसे पंप करता है, पुश करता है, तो जिसकी वजह से उसका जो मरकरी कॉलन है ऐसे ऊपर की ओर जाता जाएगा 120 से ऊपर। फिर हमारे हाथ पे वो स्टेथोस्कोप रख करके आवाज को सुनेगा। तो जैसे ही 120 से ऊपर 140 160 तक चला गया होगा मरकरी कॉलन, तो उस समय हमारा आवाज सुनाई देना बंद हो गया होगा ब्लड प्रेशर का, ब्लड फ्लो का। फिर जैसे ही उसको छोड़ देगा, वो उसमें से हवा निकलने लगता है, तो फॉल करने लगेगा यहाँ पर। अगर आप देखे होंगे मशीन तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखे होंगे देन आई एम सॉरी, आप जाके देखिएगा और फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही वो फॉल करने लगेगा 120 के पास जैसे ही पहुंचेगा तो उसको आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगा। यानी कि जहां से आवाज सुनाई देना शुरू हुआ वही आपका अपर जो हो गया ब्लड प्रेशर का लेवल हो गया। फिर वो सुनते रहेगा, ध्यान से सुनते रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि उसको आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगा स्टेथोस्कोप में। तब जहां पे आवाज सुनाई देना बंद हुआ वही आपका लोअर पार्ट हो गया ब्लड प्रेशर का, और वही हो गया। इस तरीके से काम करता है स्फैग्मोमैनोमीटर। इसके लिए स्टेथोस्कोप का भी लेना साथ में जरूरी होता है। तो ये था हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में, अभी हम लोग पढ़ लिए कि किस तरीके से काम करता है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में जानना है बाकी के ऑर्गेनिजम्स में। तो मछली जो है इसमें अगर हम पीसेज का बात करें या फीसेज का बात करें, तो पीसेज या फीसेज में जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का ही होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होते हैं पीसेज में या फीसेज में। तो आज हम लोग ये कम से कम पढ़ ले रहे हैं, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे। पीसेज में किस तरीके से फंक्शन करता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, जरा समझिएगा। पीसेज में बस एक हार्ट में होता है एट्रियम, एक ऑरिकिल और एक ही वेंट्रिकल, बस एक एक होता है दोनों। सबसे पहले रेस्पिरेशन समझते हैं कि जानते थे कि मछलियों में रेस्पिरेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है गिल्स। माउथ के थ्रू वाटर को अंदर लेती हैं मछलियां, माउथ से पानी अंदर ली और पानी को गिल्स के द्वारा बाहर निकाल दी। और गिल्स के पास ही बहुत सारे रहते हैं ब्लड वेसल्स, इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू उस पानी को पार होना है उसके ऊपर से। तो जैसे ही माउथ से पानी लेकर के गिल्स के द्वारा छोड़ेंगी वापस, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू उस वाटर को पार होना होगा। और ब्लड वेसल्स के ऊपर से जब पानी पार हो रहा होगा तो पानी में, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होके चला जाएगा ब्लड में। मछलियों में हीमोग्लोबिन होता है भाई, उनका ब्लड रेड होता है, तो ब्लड में चला गया, हीमोग्लोबिन में चला गया।
तो ये जो है ब्लड वेसल्स में आ गया, ब्लड में आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और फिर ये ऑक्सीजन जो है चला जाएगा यहीं से, प्योर ब्लड जो है चला जाएगा पूरे बॉडी में। फिर से सुनिएगा, माउथ के थ्रू वाटर को अंदर ली मछलियां, हमेशा पानी अंदर लेते रहती हैं मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू, और गिल्स के थ्रू रिलीज करते रहती हैं। और इस दौरान जब गिल्स से पानी बाहर निकलते रहता है तो पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन था और गिल्स के पास जो ब्लड वेसल्स मौजूद है उनमें जो ब्लड मौजूद है उनमें चला जाता है ऑक्सीजन, तो ब्लड में चला गया ऑक्सीजन तो ब्लड हो गया प्योर, और यही प्योर ब्लड चला गया पूरे बॉडी में मछलियों के। और जब बॉडी में चला गया प्योर ब्लड, तो बॉडी जो है उस प्योर ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेगी, उसका यूज करेगी एनर्जी रिलीज करने के लिए सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस किसको मिल गया, तो ब्लड को। अब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो गया, तो अब जो है ब्लड हो गया कैसा, तो इम्प्योर। यही इम्प्योर ब्लड वापस आएगा पूरे बॉडी से, कहां पर, तो हार्ट में, हार्ट के एट्रियम में इंटर किया, एट्रियम से वेंट्रिकल में इंटर किया, और वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो फिर ये ब्लड चला जाएगा गिल्स के पास, जो ब्लड वेसल्स था उसके पास। यानी कि हार्ट जो पंप किया मछलियों में ब्लड को, वो सिर्फ और सिर्फ कैसा ब्लड था, दैट वाज ओनली इम्प्योर ब्लड। सो यू कैन से दैट कि मछलियों में जो हार्ट पंप करता है वो प्योर ब्लड होता ही नहीं है, दैट इज ओनली एंड ओनली इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड ही पंप होता है मछलियों में हार्ट के द्वारा, क्योंकि उसमें दो ही चैम्बर है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, और इसलिए इस तरह के सर्कुलेशन को, चूंकि हार्ट में बॉडी का एक चक्कर लगाने के लिए हार्ट का भी कितना चक्कर लगाना पड़ा, तो एक ही, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। जैसे हम लोगों में होता था डबल सर्कुलेशन, इन द सेम वे मछलियों में होता है सिंगल सर्कुलेशन, और सिंगल सर्कुलेशन से एनफ एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होता होगा, कोई बात नहीं है, दे आर नॉट वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे डोंट हैव टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है। मछलियां जो हैं ठंडी के दिनों में पानी के नीचे वाले लेयर में चली जाती हैं, जब ठंडी बढ़ जाता है ऊपर वाला पानी नदी का या जो भी वाटर रिसोर्स है उसका पानी जब बहुत ठंडा हो जाता है तो मछलियां नीचे के लेयर में चली जाती हैं। क्यों? ताकि नीचे का पानी उतना जो है ज्यादा ठंडा नहीं रहता होगा, तो ऊपर के पानी में रहेंगी, बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे अपना अपना बॉडी को थोड़ा गर्म रखने के लिए। वही गर्मी के दिन में देखिएगा, तो गर्मी के दिन में शाम में मछली जो है बाहर की ओर कूदते रहती है गर्मी से बचने के लिए, ये क्योंकि ओवरऑल समझा जाए तो भाइयों कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उसका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता है। तो आज के लिए इतना ही।